जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डीमन बैनिशिंग सेरेमनी में बीस्ट को खत्म करने के बाद एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के ऊंचाओं ने प्राइम स्टार सिटी पर कब्जा कर लिया। मगर हान ली जैंग और निंग को लेकर वेनचियांग की मदद से अरीना से भाग निकलता है। निंग ने अपने पेरेंट्स को इसी अरीना में खो दिया था, तो वो अपना नाम निंग से बदलकर ज़ीलिंग रख देती है ताकि दुश्मन उस तक आसानी से पहुँचने न पाए। फिर हान ली उसे अलविदा कहकर वहाँ से रवाना हो गया, लेकिन ऊंचाओं ने जैंग के डार्क मून आर्ट्स को देखकर उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। वहीं पर जिन भी हान ली की तलाश कर रहा था और फिर उन दोनों में बहुत ही तगड़ी बैटल हुई जिसमें हान ली एल्डर जिन को खत्म कर देता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हेवनली स्टार सिटी के हॉल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर निंग यानी कि ज़ीलिंग पहुँच गई थी। वो स्टार पैलेस के एल्डर लियो को बताने लगी कि वो मेलोडियस सेक्ट से बिलोंग करती है, जिस पर एल्डर लियो कहने लगे कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स की मौत का अफसोस है, तो बताओ बच्ची तुम्हें बदले में क्या चाहिए। देखो मैं तुम्हारे माँ बाप को तो वापिस नहीं ला सकता, मगर मैं तुम्हें स्पिरिचुअल स्टोन्स या फिर कल्टीवेशन की मेथड दे सकता हूँ। जिस पर ज़ीलिंग कहती है एल्डर मुझे ये सब नहीं चाहिए, प्राइम स्टार आइलैंड पर कई सारे लोग मारे गए, तो आप बस मुझे इंसाफ दिलाएं। जिस पर एल्डर लियो कहते कि प्राइम स्टार आइलैंड पर एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड ने अटैक किया था, मगर वो लोग अब दोबारा से ऐसा नहीं करेंगे। साथ ही उनकी वजह से इनर एंड आउटर सी के बैरियर का काफी बड़ा नुकसान हुआ है, तो हमारे स्टार पैलेस की पहली प्रायोरिटी है उस बैरियर को रिपेयर करना, वरना हाई रैंकिंग के डिमोनिक बीस्ट इनर सी में घुसकर तबाही मचा देंगे। ज़ीलिंग को तो एल्डर का ये डिसीजन बिल्कुल पसंद नहीं आया था, मगर फिर भी वो उनके फैसले पर अपनी सहमति दिखा देती है। जो देख एल्डर कहने लगा कि तुम आगे चलकर स्टार पैलेस के लिए एक इम्पोर्टेंट टूल साबित हो सकती हो, मगर फिलहाल तुम काफी ज्यादा यंग हो और तुम्हारी कल्टीवेशन भी लो है, इसलिए तुम मेरी हार्ड ट्रेनिंग को बिल्कुल भी झेल नहीं पाओगी। साथ ही साथ तुम्हारे फादर मेलोडियस सेक्ट के लीडर थे, तो उनकी मौत के बाद सेक्ट के लीडर की पोजीशन की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ही कंधों पर आने वाली है। लेकिन मैं देख सकता हूँ कि तुम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक मदद भेजने वाला हूँ। वेल ये है मेरा जूनियर जाओ जेंग, ये तुम्हारी मदद करेंगे। जिसके बाद एल्डर लियो जाओ जेंग को बताने लगा कि ज़ीलिंग काफी यंग है, तो इसके कल्टीवेशन की जिम्मेदारी आज से तुम्हारी, तुम इसके एल्डर बनकर इसे असिस्ट करोगे। साथ ही जब तक ज़ीलिंग कोर फॉर्म नहीं करती तुम ही मेलोडियस सेक्ट के लीडर की पोजीशन को संभालोगे। यहाँ पर ज़ीलिंग समझ गई थी कि स्टार पैलेस का एल्डर लियो उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर सेक्ट लीडर की पोजीशन को हथियाना चाहता है। वो दिल में ही कहने लगी कि मुझे सीनियर हान ली ने पहले ही बताया था कि ये लोग सेक्ट लीडर की पोजीशन मुझसे छीनने की कोशिश करेंगे, तब तुम उन्हें अपने एम्बिशंस दिखाकर इम्प्रेस करो। अगर वो लोग तुमसे खुश हो गए तो फिर स्टार पैलेस या फिर तुम्हारे सेक्ट का कोई भी बंदा लीडर की पोजीशन तुमसे छीन नहीं सकता। तो अब ज़ीलिंग तुरंत ही एल्डर का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी कि मैं कड़ी मेहनत करके जल्दी कोर को फॉर्म कर लूंगी ताकि मैं स्टार पैलेस की इस प्रोटेक्शन और केयर का एहसान चुका पाऊँ। मगर मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मुझे उम्मीद है कि एल्डर मुझे निराश नहीं करेंगे। तो एल्डर लियो से पूछने लगे कि बताओ बच्ची मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। जिस पर ज़ीलिंग कहने लगी कि मेरे पेरेंट्स की मौत के बाद मैंने कसम खाई थी कि मैं इसी लाइफ में उनकी मौत का बदला लूंगी। एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के लोगों की वजह से मुझसे मेरी फैमिली छिन गई। वो लोग जितने ज्यादा पावरफुल है मैं उतनी ही कमजोर, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं खुद के दम पर उनसे बदला ले पाऊंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि स्टार पैलेस इस पर गौर फरमाए। मैं मेरे डाउ हार्ट की कसम खाकर बताती हूँ कि जो भी एक्सपर्ट ऊंचाओं को खत्म करके एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के मेन मास्टरमाइंड को डिस्ट्रॉय करेगा, उस जीनियस को मैं ज़ीलिंग और मेरा पूरा मेलोडियस सेक्ट अपने दिल से सेक्ट लीडर एक्सेप्ट करेगा। स्टार पैलेस इस मिशन पर किसी को भी भेज सकता है, हमें उससे कोई शिकायत नहीं रहेगी। मुझे बस मेरे पेरेंट्स को इंसाफ दिलाना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि एल्डर लियो मेरी मदद जरूर करेंगे। ये सुनकर एल्डर लियो हंसने लगे। वो कहते बच्ची तुम तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो, तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि इस काम में मैं ही तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन याद रखो कि तुम्हें अपनी कोर जल्द से जल्द फॉर्म करनी है। अगर तुम इसमें फेल हो गई तो फिर मैं तुम पर दिल खोल के हंसने वाला हूँ। अब तुम जा सकती हो। फिलहाल तो मैं थंडर रॉक के साथ हुई बैटल में इंजर्ड हो चुका हूँ, तो पहला मुझे सेक्लेजन में जाकर खुद को रिकवर करना होगा। बस एक बार मेरी इंजरीज हील हो जाए फिर मैं खुद तुम्हें अपनी डिसाइपल बनाऊंगा। वेल यहाँ पर ज़ीलिंग ने बड़ी ही चालाकी से अपने सेक्ट लीडर की पोजीशन की हिफाजत की थी, वरना तो एल्डर लियो जाओ जेंग को ही पोजीशन देने वाला था। वहीं पर ज़ीलिंग दिल ही दिल में हान ली का शुक्रिया अदा करने लगी, क्योंकि आज उसने
उसने हानली और उसकी सलाह का यूज करके खुद के सेट को प्रोटेक्ट किया था। साथ ही उसने हानली से प्रॉमिस किया कि वो उन सभी लोगों को पनिश करेगी जो कमजोरों को बुली करते हैं। अब हमें सीधे 1 महीने बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर हानली ऊंचाओं से बचते हुए इधर उधर भटक रहा था। इसी दरमियान उसने कई सारे मिसलीडिंग ट्रेसेस भी पीछे छोड़ दिए, जिसकी हेल्प से वो ऊंचाओं को गुमराह कर पाए। जिसके बाद हानली जिन से हासिल की हुई स्टोरेज बैग को चेक करता है। उसके अंदर हानली को ब्लैक हेवन स्पीयर, जेनेसिस बॉल और टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल एलिक्सर की बोतल मिली थी। हानली तो इतने सारे मटेरियल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है कि मुझे वो कल्टीवेटर ज्यादा पसंद आते हैं जो अपना सारा ट्रेजर खुद के साथ कैरी करते हैं। अब हानली उस एलिक्सर की बोतल को ओपन करता है और उसमें हानली को 5 फॉलआउट पिल मिली थी, जिन्हें देखकर तो हानली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मगर हानली के दिमाग में ये सवाल बार बार घूम रहा था कि एब्सोल्यूट डार्कनेस के लोग उसके हाथ धोकर पीछे क्यों पड़े हैं। वो तो उन लोगों को ठीक से जानता भी नहीं था। अब हानली फिलहाल बस अपनी कोर फॉर्म करने पर ध्यान देना चाहता है, क्योंकि ये प्रोसेस काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी। साथ ही अब बैरियर के ब्रेक होने से उसका सामना खतरनाक बीस्ट से होने के भी चांसेस थे। वो तो बस दुआ कर रहा था कि उसका गलती से भी पाला शेप शिफ्टिंग मॉन्स्टर से ना हो, क्योंकि वो मॉन्स्टर नेसेंट सोल स्टेज की कल्टीवेटर से भी ज्यादा खतरनाक है। और इसी वजह से हानली को छुपने के लिए एक सेफ जगह की जरूरत थी। और थोड़ी देर में उसकी नजर में आया सी मंकी आइलैंड। इस पर स्पिरिचुअल एनर्जी काफी कम होने की वजह से कोई भी यहाँ नहीं आने वाला था। तो कुछ सालों के लिए हानली इसी जगह पर अपना डेरा जमा लेता है, जिसके बाद हमें कुछ नोट्स के जरिए बताया गया कि कुछ सालों तक स्टार पैलेस के लोग बस उस बैरियर को रिपेयर करने में और आउटर सी के डीमन बीस्ट के साथ जंग करने में ही एग्जॉस्ट हो गए। इन कामों के चलते स्टार पैलेस की मेलोडियस सिक के ऊपर से पकड़ लूज हो गई। वहीं पर एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के लोगों ने हानली को ढूंढने की पूरी कोशिश की, मगर उन्हें हानली की परछाई तक भी नसीब नहीं हुई। और फिर कुछ सालों बाद ही ऊंचा और उसके पैट्रियार्क का हानली की तलाश करने का इंटरेस्ट भी कम हो गया। फिर हमें कुछ टाइम बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर हानली जैन को कोर फॉर्मेशन करने में मदद कर रहा था। पहला हानली ने भी कोर फॉर्म करने की कोशिश की थी, मगर फॉल्स रूट होने की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसलिए हानली ने थोड़ा और इंतजार करने का डिसीजन लिया। अब हानली 5 एलिमेंट ब्लड एलिक्सर का यूज करके उन्हें जैंग की बॉडी में ऐड कर देता है, जिससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी उस केव से बाहर रिलीज होने लगी। अब यहाँ पर जितने भी इंसिडेंट्स हुए थे वो सारे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाए जाते हैं। हानली ने यहाँ आकर अपने रिकल्टिवेशन की शुरुआत कैसे की और फिर उसके कॉन्टेस्ट की सारी जर्नी हमें एक ही पल में दिखाई गई। वेल, ये था मॉर्टल जर्नी टू इमॉर्टैलिटी का चैप्टर स्पीडिंग इन द सी ऑफ स्टार्स। अब यहाँ से हानली की जर्नी का एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है। प्राइम स्टार आइलैंड पर हुए अटैक को लगभग 4 साल बीत चुके थे और फिर इतने सालों बाद हानली अपनी पुरानी केव में पहुंच जाता है। इस जगह पर उसने अपने स्पिरिचुअल क्रीचर्स को छुपा के रखा था, मगर फिलहाल वो केव में कहीं भी हानली को नजर नहीं आ रहे थे। यहाँ पर हमें हानली और जैंग की कल्टीवेशन लेवल के बारे में भी बताया गया। जैंग तो कोर फॉर्मेशन की इनिशियल स्टेज पर पहुंच चुका था और हानली अभी भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की पिनाकल पर है। मगर इसी दरमियान हानली ने 3 रेवोल्यूशन एक्ट को पूरी तरह से मास्टर किया, जो कि उसे कोर फॉर्म करने में मदद करेगी। अब हानली अपने क्रीचर्स को ढूंढते हुए एक पेड़ के पास आ जाता है, जिस पर एक चमकदार गोला लगा हुआ था। तो हानली ने तुरंत ही मास्टर ली हुआ के स्क्रॉल को चेक किया। इसमें इन कीड़ों के बारे में काफी कुछ लिखा गया था। वेल, इनका नाम है गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स और बग्स कैटेगरी में ये 12वीं रैंकिंग पर मौजूद है। साथ ही ये बीटल्स स्पिरिचुअल ऑरा को कंज्यूम करने में माहिर थे। मास्टर ली हुआ ने अपनी स्क्रॉल में लिखा था कि ये बीटल्स हमारी टियानियन दुनिया से गायब हो गए, लेकिन हानली को ये नई गैलेक्सी में मिल गए थे। उस स्क्रॉल से हानली को ये भी पता चला कि ये बग्स काफी ज्यादा गुस्से वाले हैं। इन पर फायर या फिर वाटर का कोई असर नहीं होता। इन्हें तो बस स्पाइडर ही पकड़ सकते और कैप्चर करने के बाद इन्हें सिर्फ जेड में ही स्टोर किया जा सकता था। तो हानली ने तुरंत ही अपनी मकड़ी के बच्चों को बाहर निकाल लिया, मगर वो बच्चे तो इतने सारे बग्स देखते ही वहाँ से भागने लगे। उनका डर देखकर हानली को भी हंसी आने लगी। तो अब हानली और जैंग मिलकर उन गोल्ड बीटल्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो बग्स इससे काफी ज्यादा भड़क गए, तो उन्होंने भी इन दोनों पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिए थे। उनका गुस्सा देखकर हानली कहने लगा, वाह, एक तो सा शरीर और गुस्सा इतना ज्यादा, मुझे तो तुम बीटल्स ने काफी ज्यादा इम्प्रेस किया है। वहीं पर जैंग ने अपनी ब्लड एनर्जी से एक दीवार बना दी थी, मगर उन बीटल्स ने उस दीवार को चुटकियों में ब्रेक कर दिया। इसीलिए फाइनली जैंग ने जेनेसिस बॉल का यूज किया और सरप्राइजिंगली वो बीटल उसमें समा चुकी थी। अब एक बार वो कंट्रोल में आते ही हानली ने अपनी 2 मकड़ियों को काम पर लगा दिया। वो दोनों मकड़ियां बड़ी ही तेजी से जाल बुनते हुए तुरंत ही उन बग्स को ट्रैप कर लेती है और फिर हानली ने
फटाफट से उन्हें एक जेड बॉक्स में बंद कर दिया। दरअसल हानली के स्पिरिचुअल क्रीचर्स को इन्हीं बीटल्स ने खा लिया था, इसलिए हानली अब इनसे भी बदले में काम करवाएगा। अब हानली लगभग 4 सालों के बाद सी मंकी आइलैंड से बाहर जाने का फैसला लेता है, मगर उसे पता था कि पास के इलाके में एब्सोल्यूट डार्कनेस के लोग हैं जो कि आने जाने वाले हर एक बंदे को लूट रहे थे। दरअसल उन्हें भी हानली पर नजर रखने के लिए ही डिप्लॉय किया गया था। वेल यहाँ पर हानली एब्सोल्यूट डार्कनेस के बारे में इन लोगों से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता था, इसलिए उनसे बात करने के लिए चला गया। मगर उनकी हरकतें देखकर हानली समझ गया कि इनके पास कोई इन्फो नहीं है, ये तो बस थोड़े बहुत ट्रेजर को हासिल करने के लिए कमजोर लोगों की जाने ले रहे थे। इसलिए हानली इन्हें खत्म करने का काम जैंग को सौंप कर थोड़ी दूरी पर जाकर इंतजार करने लगा। जैंग ने तो वहाँ आते ही उन सब की धुलाई करना शुरू कर दी थी। उनके मैजिकल टूल्स भी जैंग पर कोई असर नहीं करते, इसलिए उन्होंने जैंग को एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर दिया। मगर जैंग उसे ब्रेक करके कुछ ही पलों में उन सबको निपटा कर वापिस आ गया। हानली को इन लोगों की मौत का जरा भी अफसोस नहीं हुआ था, उल्टा उसने तो आगे चलकर मरने वाले बेगुनाह के एडवांस में ही जान बचाई। हानली को अच्छे से पता था कि एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के लोग अभी भी उसकी तलाश में हैं, तो शायद आगे चलकर उसका स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से मुकाबला होगा। इसीलिए हानली हेवनली स्टार सिटी का पोर्टल यूज करके सीधे आउटर सी में पहुंच गया। यहाँ पर बस हानली को जितने हो सके उतने डीमंस को खत्म करके डीमन कोर हासिल करनी थी, इसलिए आउटर सी के बहुत ही मशहूर डीप जेड आइलैंड पर पहुंच जाता है। वेल यहाँ के कमजोर लोग भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की फाइनल स्टेज पर थे, इसलिए हानली यहाँ पर किसी से पंगा नहीं लेने वाला था। वो सीधे जाकर वहाँ की इनकीपर से बात करता है। वो बंदा कह रहा था कि तुम तो यहाँ के नहीं लगते, बताओ फिर तुम आउटर सी में क्यों आए हो? शायद तुम भी डीमंस का शिकार करने आए होंगे। तो हानली कहता है कि नहीं, मैं तो यहाँ पर ट्रेजर लाइट नाम का हब परचेस करने आया था। तो बंदा थोड़ी सी सोचने की एक्टिंग करने के बाद उससे कहता है कि ना भाई, मेरे पास तो ये हब नहीं है। तब तक वहाँ पर हाउ नाम का शिकारी पहुँच जाता है। इस बंदे ने तो 5वीं रैंकिंग वाले बीस्ट को अकेले ही खत्म किया था। तो हानली हाउ से भी ट्रेजर लाइट हब के बारे में पूछने लगा। तो हाउ से बताता है कि हमारे यहाँ पर उस हब का नाम कुछ दूसरा है। वेल यहाँ के लोग उसे रेनबो ग्रास के नाम से जानते हैं, और ये हब तो उस शॉपकीपर के पास भी मौजूद था। वो हानली को बता रहा था कि इस ग्रास की मदद से हम डीमंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, मगर ये ग्रास पूरी तरह से ग्रो होने में 100 सालों का वक्त लगेगा। जिस पर हानली कहता है कि सीनियर, मैं इस ग्रास से डीमंस को अट्रैक्ट नहीं करना चाहता, बल्कि इसे तो मुझे एलिक्सर के लिए यूज करना है। तो बंदा 5 स्पिरिचुअल स्टोन लेकर हानली को ग्रास बेच देता है। साथ ही साथ हाउ उसे अपने साथ डीमंस का शिकार करने बुला रहा था, मगर हानली उसे पोलाइटली मना करके वहाँ से एक दूसरे आइलैंड पर आ जाता है, जिसका नाम था रेड कोरल। ये आइलैंड काफी ज्यादा वीरान था, जिसके चलते हानली रेनबो ग्रास को वहीं पर ग्रो करने का डिसाइड करता है। साथ ही हानली ने वहाँ पर अपनी तीनों फॉर्मेशन भी सेटअप कर लिए थे। जिसके बाद हानली उस हब पर ग्रीन लिक्विड डाल देता है। उस लिक्विड के कांटेक्ट में आते ही उस ग्रास की उम्र 100 साल जितनी हो चुकी थी। तो अब उस ग्रास की खुशबू से वहाँ पर एक पावरफुल बीस्ट आ जाता है, मगर वो आते ही इनके फॉर्मेशन में ट्रैप हो गया। जिसके बाद हानली और जैंग मिलकर उस बीस्ट को खत्म करने के लिए उस पर मल्टीपल अटैक करना शुरू कर देते हैं। दरअसल ये था 5वीं रैंकिंग वाला 1000 आई डीमन, जिसकी बॉडी के अंदर हजारों आईज छुपी हुई थी। हानली और जैंग ने उसे मारने की हजारों कोशिशें की थी, मगर उस डीमन की शेल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसे ब्रेक करने के चक्कर में इनके पसीने छूट गए। वो डीमन तो जैंग को भी अपने टेंटिकल्स में फंसा कर उसे मारने की कोशिश करता है, मगर हानली ने समय रहते उसे बचा लिया। अब हानली अपने पपेट्स का भी यूज करके उसे मारने की कोशिश कर रहा था, मगर उस डीमन ने उसके पपेट की भी छुट्टी कर दी। मीनवाइल उस डीमन ने जैंग को भी निगल लिया, तो हानली ने उसे अपने ब्लू वाटर ग्रीन आर्मर में ट्रैप करने की कोशिश की। साथ ही साथ जैंग भी उस डीमन के पेट में ब्लास्ट करके बाहर आ जाता है, और उसी वक्त हानली ने रेड नीडल का यूज करते हुए उस डीमन की हिडन आईज पर हमले कर दिए, और फिर फाइनली वो अपनी अजूर सोड उसकी मेन आंख पर स्टैब करके उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद हानली ने उसकी कोर भी हासिल कर ली थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हानली ने कई सारे पावरफुल डीमंस का शिकार किया था, साथ ही साथ अब हानली के पास ढेर सारी कोर्स जमा हो गई थी। इस काम में जैंग ने भी उसकी पूरी मदद की थी, और फाइनली लगभग 2 सालों बाद हानली अपनी कोर फॉर्म करने की जर्नी पर निकल पड़ा। आउटर सी काफी ज्यादा खतरनाक था, इसलिए हानली हेवनली स्टार सिटी जाने का डिसाइड करता है। वहीं जाकर वो अपनी कोर को फॉर्म करने की कोशिश करेगा। इसलिए हानली एक जहाज पर सवार हो जाता है, और वो हेवनली स्टार सिटी के काफी करीब भी पहुंच चुका था। हानली पहला भी इस सिटी में आ चुका है, लेकिन सिर्फ यहाँ का पोर्टल ओपन करके आउटर सी जाने के लिए, जिसके चलते उसे इस सिटी को एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं मिला था। वहीं पर हम एक बंदी को देख पाते हैं, जो कि लोगों को हेवनली स्टार सिटी का नक्शा बेचकर कुछ पैसे कमाने की कोशिश कर रही थी, मगर कोई भी वो मैप खरीदने के लिए दिलचस्प नहीं था। और तभी उस बंदी की नजर पड़ी हानली पर। वो देखते
देखती कि हानली के हाथ में स्टार सिटी की कोई रिंग नहीं है, तो उसे लगा कि हानली पहली बार हेवनली स्टार सिटी जा रहा है, इसलिए हानली को नक्शा बेचने की कोशिश करने लगी। मगर हानली ने इसके लिए मना कर दिया। साथ ही साथ जैंग का कोल्ड लुक देखते ही वो लड़की समझ गई कि ये बंदा भी मैप नहीं खरीदेगा, और उसी वक्त एक लहर की वजह से वो लड़की नीचे गिर गई। साथ ही साथ उसके बैग से गुड़िया भी बाहर आ गई थी, जिससे हमें पता चलता है कि ये लड़की हानली के पुराने दोस्त वेन चियांग की बेटी है, जिसका नाम है सीयू। और उसी वक्त जहाज पानी में गोते खाने लगा तो मिस बैलेंस होकर सीयू सीधा समंदर में गिरने वाली थी, लेकिन हानली ने उसे बचा लिया। उस वक्त हानली भी सीयू के पास वो गुड़िया देख चुका था। अब अचानक से वहाँ का माहौल खराब हो जाता है। साथ ही बिजलियों के कड़कने के साथ समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, जो देख के लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। दरअसल ये है एक बीसली टाइड। वहाँ मौजूद लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हेवनली स्टार सिटी के इतने पास आकर भी वो महफूज नहीं है। अब स्टार पैलेस की गार्ड्स उस जहाज पर एक शील्ड भी फॉर्म कर लेते हैं, और तभी हमें समंदर में एक बहुत ही खौफनाक मॉन्स्टर दिखाया गया, जो कि इस जहाज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। मगर वो शिप बड़ी ही तेजी से हेवनली स्टार सिटी के गेट के करीब पहुंच जाती है, मगर उनके पीछे पीछे सी मॉन्स्टर की पूरी फौज भी वहाँ पर आ चुकी थी, और उतने में इस सिटी का फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया। वो एक ही ब्लास्ट में छोटे छोटे डीमंस के चिथड़े उड़ा देता है। अब उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट होता हुआ देखकर वो जायंट सी मॉन्स्टर भी वहाँ से भाग निकला, मगर समंदर में अचानक से एक बहुत बड़ा गैप बन चुका था, जिसमें वो मॉन्स्टर बुरी तरह से ट्रैप हो गया। साथ ही साथ सिटी में मौजूद हर एक माउंटेन पर लगा हुआ फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर वहाँ पर एक मैकेनिज्म आ जाता है, जिसने अपनी गोल्डन एनर्जी से बस एक ही सेकंड के अंदर उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। उस मैकेनिज्म को देखकर तो हानली के होश ही उड़ गए थे। साथ ही साथ सभी लोग स्टार पैलेस का शुक्रिया अदा करने लगे। अगर स्टार पैलेस समय रहते कोई एक्शन नहीं लेता तो ये सभी लोग मारे जाते। हानली सोचता है कि बस एक ही फॉर्मेशन की मदद से इन्होंने बीसली टाइड को डिस्ट्रॉय करके तबाही को रोक लिया। ये है स्टार पैलेस की असली पावर, इसलिए हानली को ये जगह काफी ज्यादा पसंद आई। हेवनली स्टार सिटी में ही स्टार पैलेस था, इसलिए यहाँ पर कोई भी इतनी आसानी से हमला नहीं कर सकता, तो यही जगह कोर फॉर्म करने के लिए सबसे सुटेबल थी। अब जहाज से उतरते ये लोग सिटी में एंटर करते हैं। हेवनली स्टार सिटी में विजिट के लिए एक रिंग पहननी पड़ती थी, तो सीईओ हानली को बता रही थी कि सीनियर आप बिना रेसिडेंस रिंग के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, तो हानली तुरंत ही उसे अपनी रिंग शो करता है। अब हानली और जैंग को तो एंट्री मिल गई थी, मगर वो गार्ड सीईओ को रोक लेता है। वो उससे कह रहा था कि तुम्हारी रिंग 2 दिनों में ही एक्सपायर हो जाएगी, अगर तुम्हें उसे एक्सटेंड करना है तो 3 स्पिरिचुअल स्टोन का खर्चा लगेगा। तो सीईओ से प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी अपनी रिंग को एक्सटेंड कर लेंगी। सीईओ काफी ज्यादा परेशान थी कि वो रिंग को एक्सटेंड करने के लिए पैसे कहाँ से लाएगी, और तभी हानली उसे अपने पास बुला लेता है। तो सीईओ उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगी कि आपने शिप पर मेरी जान बचाई थी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद हानली सीईओ और जोंग के साथ मिलकर सिटी को एक्सप्लोर करने लगा। सीईओ कह रही थी कि आपके हाथ में रिंग नहीं थी, इसलिए तो मैंने आपको मैप खरीदने के लिए बोला था, मगर आप तो यहाँ के परमानेंट रेसिडेंट निकले। तभी हानली उससे पूछता है कि तुम ये नक्शे बेचने का काम क्यों करती हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा ध्यान नहीं रखते? जिस पर सीईओ जवाब देती है कि उसके पेरेंट्स की कुछ ही सालों पहले डेथ हो गई, मगर वो कह रही थी कि मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। साथ ही वो हानली से कहने लगी कि अगर आपको किसी भी चीज की डिलीवरी चाहिए या फिर सिटी का टूर चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं जरूर से आपकी हेल्प करूंगी। तो हानली भी उससे प्रॉमिस करता है कि अगर उसका कोई काम रहा तो सीईओ से कांटेक्ट करेगा। जिसके बाद हानली ने अपनी विंड बोट को समन कर लिया। वो सीईओ को भी उस पर इन्वाइट करता है। तो अब सीईओ उसे हेवनली स्टार सिटी के बारे में बताने लगी। वो कह रही थी कि मॉर्टल्स माउंटेन के बेस में रहते हैं और सभी कल्टीवेटर्स माउंटेन के टॉप पर, मगर जितनी हायर रैंक आप अचीव करोगे माउंटेन के उतने ही टॉप पर जा सकते हो। अगर आप मिड लेवल के कल्टीवेटर हो तो आपके माउंटेन के बीच में ही रेसिडेंस मिल जाएगा। अब सीईओ हानली को सिटी के लगभग सारे शॉप्स, एक्सचेंज सेंटर, लाइब्रेरी और ऑक्शन हाउस शो कर देती है। जिसके बाद ये लोग माउंटेन्स के नजारे देखते हुए आगे बढ़ने लगे। हानली सीईओ को बताता है कि उसे यहाँ पर एक घर रेंट पर लेना है, एक ऐसी जगह जहाँ पर ढेर सारी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद हो। जिस पर सीईओ कह रही थी कि वो यहाँ की सभी एजेंट्स को जानती है, तो थोड़ी देर में हानली को एक परफेक्ट घर ढूंढ के देगी। साथ ही वो हानली को पोर्सलेन सेज माउंटेन के बारे में भी बताने लगी, जो कि बादलों में काफी ज्यादा ऊंचाई पर था। वेले घर है उन्हीं 2 सेंट्स का जिन्होंने इनर एंड आउटर सी को अलग किया था। सीईओ से बताती है कि इस माउंटेन पर ढेर सारी मिस्टीरियस पावर्स छुपी हुई है। साथ ही यहाँ पर बस 2-4 गिने चुने लोग ही जा सकते हैं, इसलिए मेरे पास इस सेज माउंटेन की ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मगर इसी
माउंटेन और 2 सेंट्स की वजह से कोई भी स्टार पैलेस को चैलेंज नहीं कर सकता। अब हानली ने सीयू के कांटेक्ट के जरिए एक बहुत ही महंगी जगह पर घर रेंट पर ले लिया और वो भी कई सालों के लिए। सीयू तो ये देख कर ही दंग रह गई। वो कहती, सीनियर अगर आपको सर्वेंट की जरूरत पड़ेगी तो मैं हूँ ना, मुझे यहाँ पर काम पर रख लीजिए। यकीन कीजिए मैं ज्यादा खाना नहीं खाती तो आपका ढेर सारा खर्चा भी बच जाएगा। तो हानली तुरंत ही उसे सिटी का टूर देने के लिए स्पिरिचुअल स्टोन की बैग रिवॉर्ड में दे देता है। उस बैग की स्पेस में ढेर सारे स्टोन्स थे। वो कह रहा था कि अगर मुझे तुम्हारी जरूरत लगी तो मैं तुम्हें वॉइस ट्रांसमिशन से बुला लूंगा। सीयू तो इतने सारे स्टोन्स देख कर ही हैरान हो गई। इतने स्टोन्स में तो कई सालों तक आराम से सरवाइव कर सकती थी। इसलिए वो बच्ची हानली के लिए दुआ देकर वहाँ से चली गई। इधर हानली दिल में ही कहने लगा कि वेनचियांग तुम्हारी बेटी सीयू तो काफी ज्यादा होशियार और ईमानदार है, साथ ही वो खुद का ख्याल भी रख सकती है, इसलिए तुम आराम से रेस्ट करो। दरअसल वेनचियांग की मदद से हानली डीमन बैनिशिंग अरीना से जिंदा बाहर वापस आया था और इसी वजह से उसने सीयू को इतना बड़ा रिवॉर्ड दिया था। अब हानली देखता है कि वो केव तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए हानली तुरंत ही वहाँ पर लेट जाता है। उसने एक लंबे अरसे से अच्छी नींद नहीं ली थी और यहाँ पर तो बिना किसी टेंशन के सो सकता था। जिसके बाद हम एक एल्डर को देख पाते जो कि एक जार लेकर एक बंदे से मिलने पहुँच गया। ये बंदा एक बहुत ही बड़े पुल में बैठा हुआ था। तभी वो एल्डर शैडो लिविंग बीड उस पुल में ऐड कर देता है। अब वो बंदा उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या एल्डर लियो ने तुम्हें भेजा? जिस पर वो बंदा डरते हुए बताने लगा कि ग्रैंड एल्डर, दरअसल एल्डर लियो ने कल से क्लोज डोर ट्रेनिंग शुरू की है, इसलिए मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वेल यहाँ पर बीसली टाइट्स ने हमारी सिटी पर हमला किया था तो मैं उसी का आपको रिपोर्ट करने आया हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। तभी ग्रैंड एल्डर अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए वो सारे इंसिडेंट्स देखने लगा जो कि इन सालों में हुए थे। प्राइम स्टार आइलैंड पर हुए अटैक के बाद कितनी तबाही मची थी, वहाँ से लेकर डीमंस का सिटी में बार बार आना, ये सारी चीजें उन्होंने एक ही पल में देख ली थी। तो तुरंत ही उस पुल से बाहर आते हुए कहने लगे कि थंडर रॉक ने फॉर्मेशन ब्रेक किए, जिसके चलते बिस्ली टाइट्स के अटैक बढ़ चुके हैं। शायद इसी वजह से बेचारा एल्डर लियो क्लोज डोर कल्टीवेशन करने चला गया। अब कुछ लड़कियां ग्रैंड एल्डर को उनका कॉस्ट्यूम पहना देती हैं। ग्रैंड एल्डर कह रहा था कि इस एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड ने इतनी हिम्मत करके हमारी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। मेरे ख्याल से उनके अकेले का काम नहीं हो सकता। वेन और वान ने उन्हें ये करने के लिए उकसाया होगा। वेन और वान तो सन के बुड्ढे हैं, उन्हें बस छुपकर लोगों में फाइट लगवाना अच्छा लगता है ताकि वो आराम से उसके मजे ले पाए। दरअसल ये है स्टार पैलेस की ग्रैंड एल्डर जिनकुई और ये कल्टीवेशन की मिडल युआनिंग के पिनाकल स्टेज पर पहुंच चुके हैं। इधर वो बंदा जिनकुई से कह रहा था कि एल्डर लियो ने इतने सालों में अकेले ही हमारे स्टार पैलेस को सपोर्ट किया। उन्होंने अपना ढेर सारा टाइम और एनर्जी इस काम में लगा दी थी, मगर इस बार का बीसली टाइड अटैक काफी अचानक से हो गया तो हमें मजबूरन हेवनली स्टार फॉर्मेशन का यूज करना पड़ा और इसी के चलते एल्डर लियो की कल्टीवेशन थोड़ी सी लो हो गई। तभी जिनकुई उससे पूछते कि तुम्हारा नाम ही जाओजिंग है ना? तो बंदा कहते हाँ मास्टर, मैं एल्डर लियो का जूनियर हूँ। जिस पर जिनकुई कहते हाँ ये बात तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, तुम एल्डर लियो से कितने ज्यादा वफादार हो ये मैं देख पा रहा हूँ। देखो अगर डीमंस ने स्टार पैलेस की सिटी पर अटैक करने की जरूरत की है तो इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इन डीमंस ने दूसरे शहरों का क्या हशर किया होगा। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बैरियर को दोबारा से बिल्ड करना और थंडर रॉक को कैप्चर करके इनर सी में मौजूद डीमंस का सफाया करना और फिर सबसे आखिर में एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड को डिस्ट्रॉय करना। मगर तुम लोग ये सारी चीजें छोड़कर बस छोटे छोटे सेक्ट को डोमिनेट करते हो। पिछली बार तुम्हें मेलोडियस सेक्ट का लीडर बनना था मगर वो छोटी बच्ची जीलिंग तुमसे ज्यादा स्मार्ट निकली। तो जाओजिंग तुरंत ही जिनकुई से माफी मांगने लगा। जिनकुई कहते हैं कि तुम एक कोर फॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर हो मगर फिर भी उस छोटी सी बच्ची ने तुम्हें चुना लगा दिया। अगर तुम उस बच्ची को हैंडल नहीं कर पाए तो इन खतरनाक डीमंस के साथ डील कैसे करोगे? देखा जाए तो तुम्हें और तुम्हारे एल्डर लियो को अपने दिमाग का यूज करना सीखना चाहिए। अच्छे से प्रैक्टिस करके खुद को इम्प्रूव करो। दरअसल मैंने अफवाह सुनी है कि लोग आजकल काफी सारे लजीज चर्चे कर रहे हैं। उनके हिसाब से हमारा स्टार पैलेस अंदर से पूरा सड़ चुका है, हम अब पहले जैसे पावरफुल नहीं है और मैं भी उनकी बातों से पूरी तरह से अग्री करता हूँ। सच बताओ तो तुम्हारी और एल्डर लियो की नाकामी ही इस बर्बादी का कारण है। जिसके बाद जिनकुई अचानक से वहाँ से गायब हो गए। वो कह रहे थे कि यो मेरे पाँव पकड़कर कुछ नहीं होने वाला, मैं तुम्हें 3 महीनों का वक्त देता हूँ। इन 3 महीनों में 1000 मील इलाके में जितने भी छठी रैंकिंग के डिमोनिक बीस्ट है वो सब के सब मारे जाने चाहिए। अगर तुम ये काम करने में फेल हो गए तो फिर तुम और तुम्हारा एल्डर लियो खुद के हाथों से अपनी जान ले लेना,
समझो कि तुम्हारी उतनी औकात नहीं कि मैं तुम्हें मारकर अपने हाथ गंदे करूं। और फिर एक कूल डायलॉग मारने के बाद जिनको वहाँ से चले गए। इधर हानली ने एक केव में गोल्डन बग्स को ट्रेन करना शुरू कर दिया था। हानली उन्हें डीमन कोर्स खिलाकर उनका पेट भर रहा था ताकि वो खुद की तादाद को तेजी से बढ़ा पाए। एक बार ये बढ़ जाए तो फिर हानली बैटल में इनका यूज कर सकता था। साथ ही हानली अपनी ग्रीन बॉटल जैंग के हवाले कर देता है। वो कह रहा था कि इसका यूज करके हब्स को ग्रो करते रहो। क्लोज डोर ट्रेनिंग में मुझे उनकी जरूरत पड़ेगी। साथ ही सीयू भी हानली के लिए ढेर सारे एलिक्सर की मटेरियल प्रोवाइड करती थी। तो अब हानली सब कुछ अरेंज करने के बाद क्लोज डोर ट्रेनिंग के लिए तैयार हो गया। इसलिए वो सीयू को जेड से पैगाम भेजता है कि अब मुझे किसी भी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही जैंग तुम्हें कुछ कल्टीवेशन का मटेरियल भी प्रोवाइड करेगा जिसका यूज करके फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर ब्रेक थ्रू करना। मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो जाओ। जिसके बाद हानली ने अपने घर के आसपास 3 फॉर्मेशन सेटअप कर दिए थे ताकि कोई भी उसे डिस्टर्ब ना कर पाए। जिसके बाद हानली ने डीमन कोर और हब्स को रिफाइन करके उनसे बहुत ही पावरफुल एलिक्सर बना लिए। अब ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। हानली ने इन दिनों में बस रिफाइनिंग का काम किया। उसने कई सारे डीमन कोर का यूज करके हब्स के साथ मिलाकर ढेर सारी पिल्स बना ली थी जो कि उसके हिसाब से कोर फॉर्म करने के लिए काफी हो जाएगी। तभी हानली को याद आता है कि टियानियन वर्ल्ड में एंशिएंट एरिक के पास उसे एक डेड बॉडी मिली थी। उसके पास से हानली को एक एलिक्सर पिल भी मिली थी जिसे हानली ने आज तक यूज नहीं किया क्योंकि हानली को इस पिल का ओरिजिन अभी तक पता नहीं है। गाइज मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हेवनली रेमेडी पिल होगी जिसे एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के जी शुआन ने चुराया था। खैर इसके बारे में हमें शायद आगे पता चलेगा। अब हानली ने 2 फॉलआउट पिल को कंज्यूम कर लिया। दरअसल इस दुनिया में कोर फॉर्म करना सबसे मुश्किल काम है। लोगों की जिंदगियां निकल जाती है मगर फिर भी वो एक कोर को फॉर्म नहीं कर पाते। और हानली की बॉडी में तो फॉल्स स्पिरिचुअल रूट थे इसलिए ये काम उसके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मगर हानली ने फैसला लिया था कि जब तक वो कोर फॉर्म नहीं करेगा इस केव से बाहर नहीं जाएगा। तो आज के ही दिन से हानली का कोर फॉर्म करने का 60 इयर्स का सफर शुरू हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम जिनकुई को देख पाते हैं जो कि हवा में स्टेप्स बनाते हुए सेजेस के माउंटेन पर आ चुके थे। वेल इस माउंटेन पर बस गिने चुने लोगों को ही एंट्री थी जिनमें से एक है जिनकुई। उनके वहां आते ही वहां मौजूद मैकेनिज्म अपने आप जुड़ जाता है और फिर जिनकुई नील करते हुए 2 सेंट्स को ग्रीट करने लगा। उतने में ही वो मैकेनिज्म एक्टिवेट होकर उन्हें सेंट की आवाज आई। वो कह रही थी जिनकुई तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि मुझे तुम्हारा नील करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए ये सारी फॉर्मेलिटीज मत किया करो। जिस पर जिनकुई कहते हैं सीनियर आप हमारे सेंट हो तो स्टार पैलेस के रूल्स के अकॉर्डिंग हमने ऑर्डर और रैंकिंग को हमेशा याद रखना चाहिए। जो सुनकर सेंट हंसते हुए कहने लगे कि अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, तुम वाकई काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, इसलिए तो लोग हमसे इतना नहीं डरते जितना कि वो तुमसे डरते हैं। और उसी वक्त हमें दूसरे सेंट की आवाज आई जो कि एक फीमेल थी। वो कहती जिनकुई तुम यहाँ पर कैसे आए? फिलहाल तो एल्डर लियो ड्यूटी पर था। जिस पर जिनकुई जवाब देते हुए कहने लगे कि आपको तो पता ही होगा उस एब्सोल्यूट डार्कनेस के जाहिल लोगों ने प्राइम स्टार पर हमला करके थंडर रॉक को आजाद कर दिया और उस थंडर रॉक ने बैरियर को डैमेज कर दिया है। इसलिए एल्डर लियो ने अपनी एनर्जी का यूज करते हुए इस रायते को साफ करने की कोशिश की जिसमें वो भी कमजोर हो गया। तो फिलहाल वो क्लोज डोर कल्टीवेशन में जा चुका है ताकि वो खुद को हील कर पाए। जिस पर सेंटेस कहती है कि छोटे मसले कैसे हल करने हैं ये तुम फैसला करो। वैसे भी कुछ ही दिनों में हम दोनों भी ब्रेक थ्रू करने वाले हैं तो इन छोटे मसलों को हल करने का हमारे पास वक्त नहीं। जिस पर सेंट कहती कि हाँ मेरी लेडी एकदम सही बोल रही है, हम दोनों जल्दी अपर रेल में पहुंच जाएंगे, इसलिए तुम ही इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करो। तो जिनकुई उन दोनों को बताने लगा कि उसने ऑलरेडी बैरियर्स की रिपेयरिंग शुरू कर दी है। साथ ही प्राइम स्टार इंसिडेंट में जितने भी गुनहगार शामिल थे उन सबको पनिश किया जाएगा। और रही बात एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड की तो उन्हें जिनकुई खुद सबक सिखाने वाले थे। जिस पर सेंटेस कहने लगी कि तुम्हें जो सही लगे वो एक्शन लो, बस अपनी लिमिट क्रॉस मत करना क्योंकि जल्दी वो जगह ओपन होने वाली है तो उससे पहला हमें कोई बेवकूफी नहीं करनी। गाइस ये कौन सी जगह के ओपनिंग की बात कर रहे हैं ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। सेंट कह रहे थे कि अब तो कई सारे डिमोनिक कल्टीवेटर अपनी लाइफ के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं तो सभी लोग हेवनली रेमेडी पिल हासिल करने की कोशिश करेंगे ताकि वो लोग अपनी मौत को दूर ढकेल के इमॉर्टलिटी को गले लगा पाए। वाकई उनके ड्रामे देखकर तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। जिसके बाद सेंट और जिनकुई जोर जोर से हंसने लगे। अब इन दोनों की हंसी तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए सेंटेस कहती कि बस अब बहुत हुआ, तुम
तुम दोनों तो बच्चों जैसे दांत निकाल रहे हो। अब उनकी डांट सुनते ही ये दोनों तुरंत ही अपनी विलन वाली हंसी बंद कर देते हैं। सेंटेंस जिनकोई को बताती है कि शायद प्राइम स्टार आइलैंड के इंसिडेंट के पीछे एब्सोल्यूट डार्कनेस के पैट्रियार्क का हाथ होगा। अगर तुम्हारी उससे मुलाकात हुई तो उससे डायरेक्टली फाइट मत करो। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे लेकर यहाँ आओ, फिर मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर उससे डील करेंगे। तो जिनकोई उन्हें रिस्पेक्ट देकर तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। उसके जाने के बाद हम एक छोटी सी बच्ची को देख पाते हैं जो कि मेरे ख्याल से इन दोनों सेंट्स की बेटी है और इस बच्चे को कल्टीवेशन से पूरी तरह से नफरत थी। अब अगले सीन में हमें एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड दिखाया गया जहाँ पर लोग जुआ खेलने में बिजी थे और तभी वहाँ पर पहाड़ों को चीरते हुए एक तेज रोशनी एंटर करती है। उस पर्सन के सिर्फ वहाँ आने से वो पूरी जगह शेक हो रही थी और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड एल्डर जिनकोई है। उन्हें देखते ही वो सिपाही घबराते हुए उनसे सवाल पूछते कि भाई तुम कौन हो और तुम हमारे एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड पर क्यों आए। तब तक ऊंचा भी वहाँ पर पहुँच गया। वो गुस्से में पूछता है कि बताओ यहाँ पर तमाशा खड़ा करने की हिम्मत किसकी हुई। और फिर एल्डर जिनकोई को अपने सामने देखते ही उसकी हवा निकल गई। वो कह रहा था ग्रैंड एल्डर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल मुझे आपको यहाँ देखने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो जिनकोई उससे सवाल पूछते कि क्या तुम्ही ने प्राइम स्टार आइलैंड पर हुए इंसिडेंट को प्लान किया था। तो ऊंचा ने दबाकर झूठ बोलना शुरू कर दिया। वो कहता है सीनियर आप कौन से आइलैंड की बात कर रहे हो, मैंने तो इस जगह का नाम ही पहली बार सुना है। रुकिए मैं अभी अपने बंदों से भी पूछ लेता हूँ। जिसके बाद वो अपने चमचों से पूछताछ करने का ड्रामा करने लगा। वो कह रहा था बताओ क्या तुम लोग प्राइम स्टार नाम के आइलैंड पर गए थे। तो लोग भी घबराते हुए बताने लगे कि ना सीनियर हमने भी इस आइलैंड का नाम पहली बार सुना। इसलिए ऊंचा तुरंत ही ग्रैंड एल्डर के पास जाकर बताने लगा कि जरूर से आपने कुछ गलत अफवाहें सुनी होंगी। दरअसल हमारा एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की रिस्पेक्ट करता होगा तो वो है हमारी दुनिया के रूल्स जिन्हें आपके स्टार पैलेस ने सेटअप किया है। दरअसल इस मसले के बारे में हमारे पैट्रियार्क ने ऑलरेडी एल्डरली उसे डिस्कशन किया था और हमें पता चला कि इस अटैक के पीछे 6 कंपनी हॉल के एल्डर जिन का हाथ है। उसने अपना लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए आउटर सी के साथ मिलकर सिर्फ एक पिल हासिल करने के लिए सारी प्लानिंग बनाई थी। उसी ने दोनों सेंट्स ने सप्रेस किए हुए थंडर रॉक को आजाद किया और फिर वहीं से तबाही की शुरुआत हो गई। इस अटैक का हमारे एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड से कोई लेना देना नहीं, हम तो बस आप ही के मासूम बच्चे हैं। प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए। जिस पर ग्रैंड एल्डर कहते कि मैं यहाँ तुम्हारी झूठी कहानियाँ सुनने नहीं आया और फिर जिनकोई की आवाज उस पूरे आइलैंड पर गूंजने लगी। वो कह रही थी एब्सोल्यूट डार्कनेस चल जल्दी से बाहर आ जा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।